अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। आज अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था तो मुझे कुलदीप साहब ने मुझे ये मैसेज किया कि सुपर वीडियो सर जी, थैंक्स ब्रदर, प्लीज़ मेक ऑन यूजिंग TNY278। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि TNY278 IC है जो कि मुख्तलिफ पावर सप्लाईज के अंदर इस्तेमाल होती है, तो इस पर बात करें। TNY 278 पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। ये मैंने तीन मुख्तलिफ़ किस्म की पल्स बनाई हैं और इनको ऑसिलोस्कोप में मैंने सिमुलेट किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसकी स्विचिंग देख लेते हैं। इसको रखा है मैंने पल्स विड्थ को 10% पे और इसकी पल्स विड्थ मैंने रखी है 50% पे, और जो लास्ट पल्स है वो मैंने 80% पे रखी है, 100 हर्ट्ज़ पे। देखिए, मैंने तीन पल्सेस अलग-अलग से बना दी हैं। इनको भी हम ऐसे देखते हैं कि इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। अभी इस पल्स को देखिए, ये पल्सेस ड्राइव कर रही है किसी मॉसफेट को। जो ऊपर वाली पल्स है वो देखें यहाँ से स्टार्ट हो रही है, येलो लाइन से। अब सेंटर लाइन को देखें, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हो रही है और बाकी इतना अर्सा ऑफ रहेगी। और दूसरी पल्स को देखें तो यहाँ से स्टार्ट होगी तो 50% ऑन रहेगी, 50% ऑफ रहेगी। तीसरी पल्स देखें तो यहाँ से स्टार्ट होकर 80% ऑन रहेगी और 20% ऑफ रहेगी। अब इसका रिज़ल्ट स्विचिंग पे क्या होगा? जब ट्रांसफार्मर में से ये मॉसफेट से करंट गुजारेगी, ये थोड़ी देर के लिए ऑन होगी, प्राइमरी में थोड़ी देर के लिए करंट चलेगी और थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अभी ये सेकंड को देख लें तो ये पहली की निस्बत ज़्यादा देर प्राइमरी में करंट गुजारेगी, तो क्या होगा? ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसफ़र होंगे सेकेंडरी में। और तीसरी को देख लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पल्स ऑन हो रही है और इसके ऑन होने से ज़्यादा देर तक प्राइमरी में करंट चलेगी, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक। अभी पहली और आखिरी को देख लें तो इसमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वोल्टेज की रेशो बढ़ेगी। ये है रेगुलेशन का की पॉइंट स्विच मोड या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में। इसमें क्या किया जाता है कि ड्यूटी साइकिल चेंज किया जाता है एक SMPS PWM के अंदर, जहाँ पे हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं। तो इसका नाम है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, कि आप पल्स विड्थ को चेंज कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्विच की, ये ऑफलाइन स्विचर होता है और इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट होगी। तो एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। ये वो चैनल है अल्ट्रा HD, ये भी इन्होंने नया बनाया है। तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। मैं अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट पे आप भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरी वीडियो को देखे तो काइंडली, मैं ज़ाती तौर पे आपका शुक्रगुज़ार हूँगा, मैं आपका थैंकफुल हूँगा कि अगर आप इस चैनल को सपोर्ट कर दें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। ये जितनी भी पहले इन्होंने, अच्छा इनकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये चैनल पहले इन्होंने एक बनाया था और इस पर इनकी अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी थे, इनकी अर्निंग भी हो रही थी। तो इनको जो है वो ये सी लाइन से और वीडियोकॉन से CC कैम, MG कैम और बहुत अच्छी मालूमाती वीडियो और इंतहाई शॉर्ट वीडियो। ये देखें, इनकी वीडियो 2 मिनट 3 मिनट की होती है, कोई लंबी कहानी नहीं। आप देखें तो ये वीडियो को मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी इतनी मालूमाती वीडियो होती हैं, रिसीवर के सॉफ्टवेयर, मुख्तलिफ़ किस्म की ये चीज़ें इस पर आ रही होती हैं और ये शेयर कर रहे होते हैं। और ये चैनल इनका फ्लॉप हो गया, किसी वजह से इनको बैन कर दिया गया। फिर ये दूसरा चैनल इन्होंने स्टार्ट किया, तो ये भी अभी 2-3 दिन पहले मुझे इन्होंने बताया कि जी इनका चैनल फिर से जो है ना, उन्होंने उस पर अर्निंग रोक दी है। तो इनको अर्निंग क्या रोक दी है कि फिर भी अपनी ये वीडियो शेयर नहीं करते। इसमें भी वीडियो इनकी देखें 2 मिनट 3 मिनट की, और मुख्तलिफ़ TV की सेटिंग और मुख्तलिफ़ जितने भी हैं वो सारी इस पर आ रही होती है और बहुत मज़े की मालूमात। अगर आपके लिए मालूमाती हो तो भी, अगर नहीं भी है तो भी मेरे कहने पे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनको लाजमी सपोर्ट कीजिए। ये रिसीवर्स के बारे में इनकी वीडियोस जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, TV सेटिंग के बारे में बहुत अच्छी हैं। तो जो हमने पहले सर्किट देखा था उसमें था, जो मैंने सिमुलेट किया है ये वाला, तो इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पर पल्सेस चेंज हो रही हैं, पल्स का ड्यूटी साइकिल चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखें
तो पहली पल्स, दूसरी पल्स और तीसरी पल्स के स्विचिंग के टाइम ऑन ऑफ में फ़र्क आ रहा है। लेकिन ये वाली जो आईसी है, जो स्विच फैमिली है, इसमें डी मैक्स को नहीं छेड़ा जाता, जो ड्यूटी साइकिल है उसको नहीं छेड़ा जाता, बल्कि क्या किया जाता है कि उसमें से जो इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें से कोई ना कोई साइकिल को मिस कर दिया जाता है। ये देखें, ये है ड्रेन करंट इसकी। तो ड्रेन करंट जो है वहाँ पर एक पल्स को छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसको फीडबैक आएगी रेगुलेशन के लिए। ये देखें ऊपर जो सबसे वी इनेबल वोल्टेज है, जब ये आएंगे तो ये एक अपने पल्स मिस कर देगी। ये बहुत स्मार्ट किस्म की और पावर सेवर किस्म की आईसी है। अभी देख लें, ये पहला है, ये मैक्सिमम लोड के साथ है, ऑपरेशन एट नियर मैक्सिमम लोडिंग। जब मैक्सिमम फुल लोड पे चलेगी तो ये देखें परमानेंटली ये ड्रेन करंट आ रही है, और किसी जगह पे अगर वोल्टेज में कोई उसकी फीडबैक आ गई कि वोल्टेज अभी ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस वक्त वो एक सिग्नल मिस कर देगी, एक ड्राइव पल्स को मिस कर देगी। तो क्या होगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड कम आ जाएगा, आउटपुट में कैपेसिटर पे वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे और फिर ये अपने काम पे शुरू हो जाएगी। तकरीबन हाफ के करीब मॉडरेटली हैवी लोडिंग, अगर हाफ के करीब अगर उसमें लोड आ गया है या हाफ प्लस है, तो क्या होगा, फिर उसमें से कुछ पल्सेस मिस करेगी। जब उसको फीडबैक आएगी, 2 पल्सेस 3 चला दी, वोल्टेज का लेवल मेंटेन कर दिया कैपेसिटर ने, और उसके बाद फिर से अपने उस काम पे आ गई, उसने ऑफ किया, फिर स्टार्ट होगी। अगर आउटपुट में मीडियम लोड है, यानी थोड़ा सा लोड है, तो उस वक्त क्या करेगी, कभी कभी पल्स आएगी। ये देखें, एक पल्स आई, ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन आउटपुट में जो पल्सेस हैं वो कम अपीयर होंगी। यानी ये देखें, एक पल्स आई, एक छोड़ दी, एक पल्स आई, एक छोड़ दी, एक आई, एक छोड़ दी। इस तरह से ट्रांसफार्मर को ये ड्राइव करेगी, और साथ में उसकी जो ऑसिलेशन है वो साथ में इसको परफॉर्म करवाएगी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में। डैम्पिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं वो होगा। लेकिन जो ड्राइव पल्स है वो ड्राइव दरमियान में से मिस कर देगी। इसमें एक तो ये बहुत यूनिक किस्म की आईसी है, इसमें बहुत ही कम कंपोनेंट चाहिए। इसमें टोटल 2 पिनें हैं, एक इसकी बाईपास की है, मल्टीफंक्शन पिन है, और एक एनेबल अंडर वोल्टेज पिन है। जस्ट 2 पिनें हैं, बस इसी पे इसका सारा काम चलता है। फिर अभी इसका सर्किट भी हम देखेंगे। ये एक फैमिली है, 2N274 से लेके 280 तक टिनी स्विच फैमिली है, और ये ऑफलाइन स्विचर है। जैसे PWM काम कर रहा था, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन थी, इसमें पल्स विड्थ नहीं है, बल्कि रेगुलेशन के लिए पल्स को मिस करवा दिया जाता है। तो आउटपुट में भी इसको चूँकि सिर्फ इनेबल वोल्टेज चाहिए होते हैं, तो TL431 ना भी लगाया जाए तो एक जीनर लगाया जाए, और जीनर लगाकर एक ऑप्टोकपलर को ड्राइव दे दी जाए तो भी काफ़ी हो जाता है, क्योंकि इसको इनेबल वोल्टेज चाहिए होते हैं। अच्छा, इसमें देखें तो लोएस्ट सिस्टम कास्ट है, क्योंकि कास्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी जब इस पर कंपोनेंट ही ज़्यादा नहीं लग रहे। इसमें ना वो VCC वाइंडिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है इसमें, क्योंकि ऑफलाइन स्विचर है, सिंपल ऑन ऑफ कंट्रोल है। फीडबैक के लिए जस्ट आप ऑन ऑफ कंट्रोल करवाएंगे, तो इसलिए इसको लूप कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसको फीडबैक में बहुत ज़्यादा पल्सेस की, उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, और करंट आप लिमिट करवा सकते हैं BPM कैपेसिटर से। ये वो मल्टी फंक्शन कैपेसिटर है BP वाला। ये बाईपास कैपेसिटर, ये इसकी आउटपुट करंट को लिमिट करवा देता है और साथ में एनेबल पल्स को सेंस करता है। जब इन दोनों में से कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी, अगर प्राइमरी में करंट ज़्यादा चलेगी, ये उस वक्त ड्राइव को डिसेबल कर देगा, उसमें से साइकिल काउंट आ जाएगी और अपना साइकिल मिस कर देगी। तो हाई करंट लिमिट एक्सीड पीक, तो मैक्सिमम करंट को भी लिमिट करवा देता है। उससे ये होता है कि इसकी सर्विसिबिलिटी बढ़ जाती है। जब करंट लिमिट करवा दी जाती है तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक ही डिज़ाइन के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की, ये फैमिली है पूरी, 274, 275, अभी इनके वाटेज साथ लिखे हुए हैं। ये हैं अडाप्टर में और ये हैं ओपन फ्रेम स्केयर में। अडाप्टर में अगर आप लगाते हैं जो कि एक सादा सर्किट होता है, और अगर आप उसको ओपन फ्रेम में, जिसमें बिल्कुल आप उसको इनकेस कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जहाँ में कोई उसकी ऑप्टिकल विंडो या किसी किस्म का ओपनिंग नहीं है, किसी साइड से उसमें एयर भी नहीं है दाखिल हो सकती, जस्ट उसमें एक आप कह सकते हैं कि कम्प्लीटली उसको आपने मेटल फ्रेम में इनकेस कर दिया, तो उस वक्त अगर 230 वोल्ट पे आप इसको यूज़ करेंगे प्लस माइनस 15% पे,
230 प्लस माइनस 15%, यानी 285 से लेके 280 वोल्ट से लेके 265 तक अगर ले जाएं आप इसको, तो इसकी 274 जो है 274, इसकी अडाप्टर में ये वाटेज है और इसमें ये वाटेज है। अगर आप वाइड रेंज यूज़ करेंगे 85 से लेकर 265 तक, तो इसके वाटेज डिक्रीज़ हो जाएंगे, इसके आउटपुट में कमी आ जाएगी। सेम आईसी अगर आप 230 पे इस्तेमाल करेंगे तो ये रेट देगी, 85 पे तो इसकी एवरेज पावर डाउन हो जाएगी, 275 इसकी ये वाटेज रेट है। और सभी आईसीज यानी 274 से लेके 75, 76, 77, 278, 279, 280, तो ये आईसीज एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। अभी ऐसा है कि 274 है तो 274 की जगह पे आप सारी आईसीज ये लगा सकते, यानी ये 6 वाट की है तो 6 वाट की जगह पे आप 280 लगा सकते हैं। सर्किट डिज़ाइन में कोई चेंजिंग लाने की ज़रूरत नहीं है और आप इजीली इस फैमिली में से कोई आईसी जो है एक दूसरे का मुतबादल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 276 ये मिल नहीं रही तो इससे ऊपर वाला नंबर लगा लें, इससे नीचे वाला नंबर नहीं लगाना। क्यों कि ये 10 वाट की है तो उसकी जगह पे अगर 8 वाट की लगाएंगे तो वो आईसी डैमेज हो जाएगी। 10 की जगह पे 13, 16, 18, 20 कोई भी आईसी लगा देंगे तो काम करेगी। यानी 280 की जगह पे आप 279 अप्रॉक्सीमेटली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे वाले नंबर नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन इस नंबर पे आप बाकी वाले नंबर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बताया था आई स्क्वायर एफ पैरामीटर, चूँकि इसमें करंट को मॉनिटर किया जाता है और फ्रीक्वेंसी मॉनिटर होती है। चूँकि इसकी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही होती है तो इसमें ट्रांसफार्मर कास्ट जो है वो भी कम हो जाती है। 132 किलोहर्ट्ज़ पे औसतन ये काम कर रही होती है। ऑन टाइम एक्सटेंशन एक्सटेंड्स लो लाइन रेगुलेशन रेंज, कौन सी 85 से 265 तक। जब आप इस रेंज पे यूज़ करेंगे तो इसका ऑन टाइम जो है वो रेगुलेट करवाता है। इससे क्या होता है कि आपको बल्क कैपेसिटर के बहुत बड़ा कैपेसिटर नहीं चाहिए, इसमें छोटा सा कैपेसिटर भी यूज़ कर लेंगे तो उसमें वो रिपल्स को म्यूट कर देता है। क्यों कि इसके अंदर इसकी अपनी जिटर फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत कम है, इसमें जिटरिंग बहुत कम है। जिटरिंग क्या होती है कि जो आप ऑसिलेट करवा रहे हैं उसके साथ में एक और स्पाइक्स बन रही होती है, तो इसका सर्किट स्टेबल है इसलिए जिटरिंग नहीं है इसमें। सेल्फ बायस है, यानी ये जो आप इसको मेन सप्लाई देते हैं जहाँ पे इसको ड्रेन और सोर्स कनेक्ट होता है तो उसी से ये वोल्टेज ले लेता है अपने चिप बाइसिंग के लिए, तो इसको एक्सटर्नल वीसीसी बाइसिंग की ज़रूरत नहीं होती। नो बाइस वाइंडिंग और बाइस कंपोनेंट। जो हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी जिटरिंग की, तो वो इसमें बहुत कम है, इसलिए इसमें बहुत बड़े ईएमआई फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं होती। ईएमआई फ़िल्टर आप ना भी लगाएं क्योंकि इसमें जिटरिंग नहीं है, जो कि बैक ऑसिलेशन होती है वो नहीं है। तो इसका पिन आउट बहुत सादा है और पीसीबी पे हीट सिंकिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो सोर्स पिन आर इलेक्ट्रिकली क्वाइट फॉर लो ईएमआई। तो इसमें सोर्स पिनें जो हैं वो 4 पिनें इसकी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, तो इसलिए उसमें बहुत कम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है। एक्यूरेट थर्मल शटडाउन प्रोटेक्शन है इसमें ओवर टेम्परेचर की सूरत में। अगर ओवर करंट कंडीशन आ जाए तो वहाँ पे ये आईसी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होती है। ओवर वोल्टेज की सूरत में शटडाउन इसका हो जाता है और इसमें अगर आप जीनर लगा दें तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो ये खुद उसको सेंस करके ओवर वोल्टेज सर्किट को ऑपरेट कर देगी। यहाँ पर बात हो रही है कि वेरी लो कंपोनेंट काउंटडाउन है, इसमें बहुत कम कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। जस्ट आपको एक ऑप्टोकपलर की और एक जीनर की और एक कैपेसिटर की वो ज़रूरत होती है। तो इससे क्या होता है कि इसमें कंपोनेंट्स की मिकदार कम होने की वजह से एक तो सर्किट आपका बहुत ही सिंपल हो जाता है। 132 किलोहर्ट्ज़ पे इसको यूज़ करते हैं तो इसमें ओवर शूटिंग की और मुख्तलिफ जो बाकी ट्रांजिट लोड रिस्पांस होता है, लोड के फैक्टर जो है वो कम से कम हो जाते हैं। एक्सटेंडेड क्रीपेज बिटवीन ड्रेन एंड ऑल अदर पिन्स इम्प्रूव फील्ड रिलायबिलिटी, यानी इसके ड्रेन और अदर कंपोनेंट्स के दरमियान जो क्रीपेज होती है, जो इनका आपस में इंटरेक्शन होता है, वो कम से कम होता है। इसकी ड्रेन और सोर्स पिन आपस में बाकी सर्किट से सेपरेट होती हैं और उनके आपस में इंटरेक्शन बहुत कम है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एनर्जी एफिशिएंसी इसकी है 150 मिलीवाट कंज्यूम करेगी 265 वोल्ट पे, तो बाइस वाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अगर बाइस वाइंडिंग इस्तेमाल करेंगे तो 50 मिलीवाट विद बाइस वाइंडिंग, वो भी बाइस वाइंडिंग भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन नॉर्मली जो है वो 150 मिलीवाट 265 वोल्ट एसी पे ये ड्रॉप करेगी। 700 वोल्ट का पावर मॉसफेट बिल्ट इन है, तो इसका इंटरनल ऑसिलेटर है, पीडब्ल्यूएम की तरह काम नहीं करता, जस्ट ओनली ऑन ऑफ करवाता है। अभी इसका
ब्लॉक डायग्राम देख तो ये इसकी राइट साइड पे बॉटम में सोर्स पिन है जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगी। ये है इसकी ड्रेन पिन जो कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को ऑपरेट करवाएगी। इसमें देखें तो यहाँ पर एक इसकी मॉसफेट लगी हुई है, पावर मॉसफेट। यहाँ से करंट क्या करेगा, अगर ये ओवर करंट चलेगी तो क्या करेगा, ये सर्किट डिसेबल करवा देगा। ड्रेन पिन से ही वहाँ से ये थोड़े से वोल्टेज लेके 5.85 वोल्ट रेगुलेट करवा के चिप को वोल्टेज देगा जो इसकी अपनी चिप, और उसी से इसके जो कंपैरेटर हैं अंडर वोल्टेज लॉकआउट कंपैरेटर भी एनेबल हो जाएगा, और उसके बाद थर्मल शटडाउन का गेट भी इसका ऑन हो जाएगा। तो ब्लैंकिंग जनरेटर इसका यहाँ पर है। क्लॉक और डी मैक्स दो तरह के सिग्नल ये जनरेट करवाता है, डी मैक्स का और जिटर का। इसको भी हम देखते हैं अभी। और ऑटो रिस्टार्ट काउंटर, ये सर्किट क्या है, और यहाँ पर देखें तो इसका यहाँ पर बाईपास मल्टी फंक्शन ये पिन है, बीपीएम पिन है इसको कहते हैं। इसके दरमियान और एनेबल अंडर वोल्टेज के दरमियान, ईएन पिन के दरमियान अगर 64 माइक्रो एम्पियर से लेके 115 माइक्रो एम्पियर तक, यानी 64 माइक्रो से लेके 115 माइक्रो तक अगर करंट चलेगी तो ये इसको एक्टिव रखेगा। अगर 115 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा चलेगी तो ये ओवर करंट कंडीशन आएगी, तो वहाँ पे ये अपना फंक्शन स्टॉप करेगी। उसके बाद ये रीस्टार्ट मोड में जाएगी। अभी देखें तो एनेबल पिन, ये दोनों पिनें अगर उससे ज़्यादा करंट में जाएंगी तो क्या करेगी, ये अगले सर्किट को रीसेट मोड में ले जाएंगी। अभी यही देखें तो यहाँ पर ये जो पिन है इसको रीसेट करवा देगी। फॉल्ट प्रेजेंट, अगर फॉल्ट आएगा तो भी ये सामने शो कर देगा कि जी इसने। यहाँ पर सेम टाइम अगर देखें तो अंडर वोल्टेज लॉकआउट, ये अंडर वोल्टेज सेंस करेगा इस जगह पर, इस पिन पे अगर एक रजिस्टर लगाकर, इनेबल पिन पर एक रजिस्टर 4 मेगा की रजिस्टर लगाकर अगर बल्क कैपेसिटर के पॉजिटिव पर लगा दी जाए तो उसमें जब वोल्टेज अपनी लिमिट से डाउन जाएंगे तो उस वक्त ये सर्किट एक्टिव होगा और इसको अंडर वोल्टेज कंडीशन में ले जाएगा। छोटा सा सर्किट है, यानी दो कंपोनेंट इसके साथ लगेंगे, एक ऑप्टो कपलर कनेक्ट होगा और एक पे कैपेसिटर कनेक्ट होगा। और यहाँ पर ये जो थ्रेशोल्ड करंट है इसको सेंस करेगा और नेक्स्ट सर्किट को ये ऑपरेट करवाएगा, और एंड पे आके ये जो इसका एंड गेट लगा हुआ है यहाँ पर आकर समिंग पॉइंट पे ये मॉसफेट को ड्राइव देगा। अगर ओवर करंट हुई तो भी ये ब्लैंकिंग जनरेट करवा देगा। उस वक्त क्या है कि हमारी मॉसफेट टाइम स्किप करेगी। पिन फंक्शन इन डिटेल, ये इसका पैकेज है। पिन नंबर 1 इसकी इनेबल पिन है, पिन नंबर 2 इसकी, पिन नंबर 2 बाईपास है, पिन नंबर 4 इसकी ड्रेन है, 5, 6, 7, 8 ये पिने इसकी ड्राइव पिने हैं जो कि ट्रांसफार्मर को ड्राइव देगी। तो ड्रेन पिन कहते हैं दिस पिन इज मॉसफेट ड्रेन, इट प्रोवाइड्स इंटरनल करंट फॉर बोथ स्टार्टअप एंड स्टेडी स्टेट ऑपरेशन। यानी ड्रेन पिन से इस जगह से स्टार्टअप कौन सा है कि जब सर्किट काम नहीं कर रहा तो यहीं से ये वोल्टेज लेगा। इसमें यानी कोई एक्सटर्नल वीसीसी पिन नहीं है, इसके अंदर यहीं से ही वोल्टेज लेगा और इसी से ही आगे करा देगा। बाईपास मल्टी फंक्शन पिन, इसमें सबसे पहला काम क्या करता है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगेगा जो कि 5.85 वोल्ट सप्लाई को होल्ड करेगा। उस पे 0.1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर नॉर्मली यूज़ किया जाता है। अभी जो इंटरनली इसने ये वोल्टेज जनरेट करवाए हैं, जो इसका इंटरनल रेगुलेटर है जो कि ड्रेन जो कि वाइंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ से वोल्टेज लेकर ये एक वोल्टेज रेफरेंस बनाएगा और यहाँ पे आप कैपेसिटर लगा देंगे। अभी कैपेसिटर जितना बड़ा लगाते जाएंगे इसमें करंट को एडजस्ट करने की उतनी लिमिट ज़्यादा होती जाएगी। कैसे, जब आप ये एनेबल पिन ऑप्टो कपलर एक साइड से इसके साथ जुड़ा होता है, दूसरा एंड ग्राउंड के साथ होता है। एक्चुअल आप ग्राउंड कनेक्ट करवा रहे होते हैं। जब ग्राउंड कनेक्ट करवाएंगे तो ये कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज होगा। छोटा कैपेसिटर अगर लगाएंगे तो जल्दी डिस्चार्ज होगा, तो उससे करंट लिमिट हमारी कम हो जाएगी। जो कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसकी आउटपुट करंट बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देख लें भी क्या कहता है कि वो 5.85 वोल्ट पे कैपेसिटर लगाया जाता है। यूज़ 0.1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर रिजल्ट इन स्टैंडर्ड करंट लिमिट वैल्यू। इससे 0.1 लगाने से इसकी जो स्टैंडर्ड करंट लिमिट है वो आ जाएगी। और अगर 1 माइक्रोफैरड लगाएंगे तो करंट लिमिट बीइंग रिड्यूस्ड टू दैट द नेक्स्ट स्मॉलर डिवाइस साइज। यूज़ ऑफ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर रिजल्ट्स इन करंट बीइंग इंक्रीज्ड। इससे करंट इंक्रीज हो जाएगी, इससे कम, इसमें कम करंट, इसमें ज़्यादा और उसमें उससे भी ज़्यादा। उसके बाद है एनेबल अंडर वोल्टेज पिन।
दिस पिन ड्यूल फंक्शन, इसके दो फंक्शन है। स्विचिंग ऑफ द मॉसफेट कंट्रोल पिन, मॉसफेट स्विचिंग इज टर्मिनेटेड व्हेन द करंट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड करंट। थ्रेशोल्ड करंट है 60 से लेके 115 माइक्रो एम्पियर। अगर इससे कम होगी या इससे ज़्यादा होगी तो ये उसको इनेबल डिसेबल करवाएगी। अंडर वोल्टेज को सेंस करवाने के लिए अगर इसके साथ एक रेजिस्टर लगा दी जाए तो वो क्या करेगी, उस वोल्टेज में जाके एक लिमिट पे जाके जो इसका अंडर वोल्टेज की लिमिट है वहाँ पर जाकर ये उसको ऑफ करवा देगी। सोर्स पिन इंटरली कनेक्टेड टू आउटपुट मॉसफेट सोर्स और कंट्रोल सर्किट के कॉमन से। ये सोर्स देखिए, ये कंट्रोल सर्किट है इसका लेफ्ट साइड पे, इसका कॉमन और सोर्स पिन यानी इस मॉसफेट का कॉमन इकट्ठा है, लेकिन पॉजिटिव वोल्टेज सेपरेट है इस रेगुलेटर के जरिए। ऑसिलेटर जो है टिपिकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी इसकी है 132 किलोहर्ट्ज, 132 किलोहर्ट्ज है। बाईपास कैपेसिटर, जब बाईपास कैपेसिटर पिन अंडर वोल्टेज सर्किटरी अगर उसमें लगाएंगे तो मॉसफेट को डिसेबल करवा देगा। When the bypass multifunction pin voltage drops between 4.9 volt is in steady state operation, अगर 4.9 वोल्ट से इनपुट पिन पे कम हो जाएंगे तो उस वक्त ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगी। वोल्टेज 4.9 से 5.8 के दरमियान होंगे तो ये सर्किट काम करेगा। इट मस्ट राइज बैक टू 5.85। अगर ये इस दौरान ये स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में रहेगी 4.9 से लेके 5.85 तक। इससे उस वक्त करंट की लिमिट क्या होगी, 64 से लेके या 60 माइक्रो एम्पेयर से लेके 115 माइक्रो एम्पेयर तक। नियर मैक्सिमम लोडिंग, अगर मैक्सिमम लोडिंग होगी तो ये मैक्सिमम टाइम ये ऑन रहेगी, लेकिन जिस वक्त भी इसको ये फीडबैक में इस तरह रिपल आएगी, इसमें एक फीडबैक पल्स आएगी, उस वक्त क्या करेगी, ये अपना साइकिल मिस कर देगी। जब ये साइकिल स्टार्ट हो गया, देखें ये साइकिल स्टार्ट हो गया और इसके बाद अगर नेक्स्ट साइकिल आने पर यहाँ पे जो साइकिल स्टार्ट आएगा वहाँ पर ये सैम्पलिंग करेगा। क्लॉक पल्स जब आएगी तो क्लॉक के साथ डी मैक्स पिन स्टार्ट होगी, डी मैक्स के साथ ड्राइव शुरू होगी। तो ड्राइव को जब ये यहाँ पे ये देखें तो ये कर्व आ रही है तो उस वक्त क्या करेगा, उस एक पल्स को मिस कर देगा। उस वक्त ट्रांसफार्मर को ड्राइव नहीं जाएगी। जितनी पल्सेस आती जाएंगी उतनी देर तक ये ड्राइव जो है डिसेबल रखेगा। अभी यहाँ पर देख लें, यहाँ पे है तकरीबन दरमियाना लोड है और यहाँ पे है कम लोड है, मीडियम लोडिंग है। तो ये देखें उस वक्त क्या करेगा, ये पल्सेस आएंगी तो पल्सेस के आने से आइड्रेंज है यहाँ पर ऑफ रहेगी। एक पल्स आई उसके बाद पल्स मिस कर दी, पल्स आई पल्स मिस कर दी, पल्स आई पल्स मिस कर दी। तो जब वेरी लाइट लोड होगा, जब बहुत कम लोड होगा, ऑपरेशन विथ वेरी लाइट लोड, तो उस वक्त क्या करेगी, ये देखें एक पल्स आई उसके बाद ये स्कून मोड में चलेगी, बिल्कुल रेस्ट मोड में चलेगी। 1 2 3 पल्सेस मिस की, फिर एक पल्स आई, फिर चली गई। यानी जब लोड नहीं है तो इसके स्विचिंग ऑन ऑफ बहुत कम हो जाएगी, उस वक्त इसकी पावर कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगी, जस्ट ओनली आउटपुट के वोल्टेज को मॉनिटर करेगी। यहाँ पर देखें तो 85 से लेके 265 वोल्ट तक इसने सर्किट दिखाया है। यहाँ पे उसने एक वोल्टेज अरेस्टर लगा दिया, 3.15 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा दिया। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है और इससे आगे देखिए तो ये 6.8 माइक्रोफैरड का छोटा सा कैपेसिटर लगा है। आगे 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल आ गई और यहाँ पर एक 22 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट का कैपेसिटर आ गया। ये फिल्टर होकर वोल्टेज इसको मिल गया। अभी देखिए यहाँ पर एक उसने 3.6 मेगा ओम की रजिस्टर लगा दी। ये ऑप्शनल है, लगानी है तो लगाएं, ये अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए है। अगर नहीं लगेगी तब ये आईसी काम करेगी। अभी आपको ये पिन आपने इसने डबल फैसिलिटी इसके अंदर अंडर वोल्टेज वाली लगा दी, अगर ये नहीं है तो भी ये आईसी काम करेगी। अच्छा यहाँ पर देखें तो ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, ऑप्टो कपलर लगाना है, ये इसकी फीडबैक है, इनेबल पिन है। अच्छा यहाँ पर उसने बाइस वाइंडिंग लगा दी, अगर बाइस वाइंडिंग नहीं लगी हुई तो भी ये काम करेगा। यहाँ पे 100 नैनो का कैपेसिटर लगा हुआ है 50 वोल्ट का, तो ये डायरेक्टली उस वक्त बाईपास मोड में चला जाएगा और ये आईसी काम करेगी इसके बगैर भी। यहाँ पर तो उसने फुल फीचर इस सैंपल में दिखाए हैं कि इस टेम्पलेट में। यहाँ पर उसने स्लबर सर्किट लगा दिया 1N4007, एक कैपेसिटर रजिस्टर, एक कैपेसिटर, एक साथ में जीनर लग गया।
ये चीज़ें लगाकर ये टोटली आप कह सकते हैं कि ये उसने रजिस्टर लगाई है, ये ऑप्शनल है। ये देखें तो इसने यहाँ पे स्टार मार्क दिया R5 को, और ये भी R8 वाला सर्किट ये भी स्टार मार्क दिया है कि ये आप ऑप्शनल है, अगर लगाना है लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ। जस्ट ओनली ऑप्टो कपलर जो है इस सर्किट को ऑपरेट करवाएगी। ये क्या करेगी, ये आईसी सोर्स से ड्रेन की तरफ स्विच करवाएगी, स्विच करवा के इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव देगी, और ये हमारा ऑफलाइन कन्वर्टर जो है ये क्या करेगा, आउटपुट में वोल्टेज देगा। अभी ये अच्छा, एक और मुझे क्वेश्चन आया था, ये कुदरती मैंने ट्रांसफार्मर को देखा है। मैंने लास्ट वीडियो में ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में मैंने कहा था फ्लाई बैक में जब आप वाइंडिंग करते हैं तो प्राइमरी के टर्न और बाकी वाइंडिंग्स के टर्न हमेशा अपोजिट रखे जाते हैं। यानी प्राइमरी अगर आपने क्लॉकवाइज रोटेशन की है तो बाकी वाइंडिंग्स आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। क्यों? कि उसकी वाइंडिंग को आपने 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ रखना है। अगर आपने इन फेज़ कर दिया तो वो फ्लाई बैक नहीं रहा। तो ये देखें, यहाँ पर डॉट देखें तो 3 नंबर पिन के साथ है, और उसमें देखें तो डॉट ऊपर वाली साइड पे है। जब ट्रांसफार्मर में ये डॉट अपोजिट साइड पे होगा तो उसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आउट ऑफ फेज़ है। तो जब भी आप फ्लाई बैक डिज़ाइन करते हैं तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ रखते हैं। ये इसका उसने फीडबैक सर्किट लगा दिया, यहाँ पे एक जीनर लगा, और इसमें वो TL431 और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगी, जस्ट ओनली सिंपल जीनर, करंट लिमिटिंग रजिस्टर, और यहाँ पर आ गया हमारा ऑप्टो कपलर। जब वोल्टेज पूरे होंगे ये जस्ट एक सिग्नल देगा जी वोल्टेज पूरे हो गए। जब डाउन होंगे तो ये सिग्नल चेंज हो जाएगा, इसकी कंडक्शन चेंज हो जाएगी, उस वक्त ये फिर स्विचिंग करना शुरू कर देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपने इसमें से कुछ सीखा। अगर आपने कोई मालूमाती है तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आखिर पे फिर मेरी आपसे एंड में रिक्वेस्ट है कि मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, इस चैनल पे लाजमी जाइए और इनको सपोर्ट कीजिए। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप बराए मेहरबानी इनको लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। और कमेंट में मैं पिन कर देता हूँ, आप जो फर्स्ट पिन कमेंट है वहाँ से भी इस चैनल को ओपन करके लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।